नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पुलिस के बारे में आप कितना जानते हैं? सबका जवाब होगा हाँ हाँ बहुत जानते हैं। और पुलिस की हिंसा के बारे में तो इसका भी जवाब हाँ में आ सकता है। लेकिन जो जानना चाहिए क्या वो जानते हैं? एक नई किताब आई है, पुलिसिंग एंड वायलेंस इन इंडिया। इस किताब में ऐसे ही कई सवाल उठाए गए हैं, तो लगा कि किताब की बात भी की जाए और पुलिस की भी। क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की हिंसा क्या होती है? प्रदर्शनों के दौरान लाठीचार्ज? नहीं, इससे भी ज्यादा। हिरासत में टॉर्चर, हिरासत में मौत, तरह तरह की धाराएं लगाकर जेलों में बंद, यूएपीए लगाकर आतंक की धारा में बंद। गिनती अभी शुरू नहीं हुई है और खत्म जाने कहां होगी। पुलिस की हिंसा के इतने सारे रूप हैं। अगर आपसे कहा जाए कि पुलिस की हिंसा में पुलिस तो शामिल है ही, लेकिन केवल पुलिस नहीं, आपको झटका लगेगा यह सुनकर कि इसमें अस्पतालों के सीएमओ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, बड़े से लेकर छोटे छोटे अफसर और कोर्ट भी शामिल है। तो लगा झटका पुलिस की हिंसा में शामिल लोगों के नाम सुनकर। कॉमन कॉज और लोक नीति का एक सर्वे है। 8200 से ज्यादा पुलिस अफसरों से पूछा गया और सर्वे से निकल कर आया कि ज्यादातर पुलिस अफसर अलग अलग प्रकार के टॉर्चर और थर्ड डिग्री को सपोर्ट करते हैं। ये वो अफसर हैं जिन्हें पुलिस की ट्रेनिंग दी जाती है। अदालत के आदेश के बिना लंबे समय तक गिरफ्तारी भी आम बात है। जब यह सवाल पूछा गया कि क्या बिना कोर्ट के आदेश के गिरफ्तार करने की छूट पुलिस को दी जाए, तो 28% अफसरों ने जोरदार समर्थन किया और 41% ने भी किसी न किसी रूप में समर्थन कर दिया। तो पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के कई मामले में एफआईआर तक नहीं होती है, यह भी इस सर्वे में निकल कर आया है। Now, looking at the disposal of the cases of deaths in police custody, we find that between the years 2018 to 2022, of all of the deaths, just 10% cases had FIRs registered for custodial deaths. Of the 10% cases in which FIRs were registered, charge sheets were filed in just 12% cases throughout that 5-year period, and there were 0 convictions in that entire period. ऐसा नहीं है कि आप पुलिस की हिंसा को लेकर बात नहीं करते हैं। जब कभी घटना होती है उसमें आपकी दिलचस्पी भी होती है या आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। आप बात तो करते हैं, लेकिन पुलिस की ज्यादती ठीक नहीं। पुलिस को जिम्मेदार होना चाहिए। क्या आप इस बात को समझते हैं? पुलिस की हिंसा का सोर्स क्या है? कौन ताकत देता है पुलिस को इतनी? आप तुरंत जवाब देंगे कि स्टेट, सरकार, तरह तरह के कानून बिठाकर, पुलिस को एनकाउंटर की छूट देकर। बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें भी एक झटका और लगना बाकी है। पुलिस को हिंसक बनाने में भारत की जनता भी शामिल है। तो ये कैसा खेल हुआ? जो पुलिस जनता पर टॉर्चर कर सकती है, उसके अधिकारों को कुचल सकती है, उसी पुलिस को हिंसक बनाने में जनता का भी रोल है। एकदम है। हैदराबाद में बलात्कार की एक घटना होती है, जनता मारो मारो के नारे लगाती है। पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लाती है और एनकाउंटर कर देती है। जनता खुश होकर फूल बरसाती है। वो एनकाउंटर फर्जी निकला तो पुलिस को हिंसक बनाने में, आतताई बनाने में, दुर्दांत बनाने में, खतरनाक बनाने में, पुलिस को अपराधी से लेकर गुंडा बनाने में आप जनता का भी योगदान है। लेकिन तब आप सोचिए, सरकार पुलिस को खतरनाक बनाती है, जनता भी पुलिस को खतरनाक बनाती है। इसमें फायदा किसका है? इसका जवाब सिंपल है, केवल सरकार का, पुलिस का। इसलिए हमने पूछा कि पुलिस के बारे में आप कितना जानते हैं। गुंडा से याद आया वर्दी वाला गुंडा। वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास कितना लोकप्रिय हुआ। इंस्पेक्टर तेजस्वी गुंडों पर कार्रवाई करता है, सारे खुश हो जाते हैं, लेकिन वही इंस्पेक्टर खुद गुंडा बन जाता है, लोगों को तरह तरह के मुकदमों में फंसाकर वसूली करने लग जाता है। वेद प्रकाश शर्मा ने दिखाया कि पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। 1992 में यह किताब आई। दावा किया जाता है कि 8 करोड़ से अधिक इसकी प्रतियां बिक गई हैं। भागो पुलिस आई, सिनेमा का पॉपुलर डायलॉग, सीन। पुलिस से अपराधी को भागना चाहिए, नागरिकों को क्यों भागना चाहिए? दरअसल भागने की कोई जरूरत नहीं पड़ती अगर पुलिस जवाबदेह बन जाए, उस पर कोर्ट से लेकर पब्लिक की नजर पड़ जाए, पब्लिक इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दे और पुलिस की यातनाओं को बढ़ावा देने वाली
सरकार पर दबाव बना दे कि सब पीछे हट जाएं। इसलिए इस किताब की बात करना चाहता हूं। पुलिसिंग एंड वायलेंस इन इंडिया स्पीकिंग टाइगर्स से आई है। इस किताब का संपादन किया है दीना हीथ और जिनी लोकनीता ने। किताब अंग्रेजी में है, लेकिन पुलिस की यातना के शिकार तो हर भाषा के लोग हैं, इसलिए यह हर भाषा की किताब है। किताब बहुत सस्ती है, 799 रुपए की है। कई प्रोफेसर रिसर्चर का काम आपको 799 रुपए में मिल रहा है, इससे सस्ता क्या हो सकता है। पुलिस की यातना पर यह जरूरी किताब पहली किताब नहीं है, बल्कि इसके पहले भी कई किताबें आ चुकी हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। कई सालों में पुलिस पर रिसर्च करने की प्रथा बढ़ी है। वर्षों से विद्वान शोध कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि समाज के बीच यह बात पहुंचे कि कानून व्यवस्था ठीक करने के नाम पर किसी बेकसूर को उठाकर मार देना ठीक नहीं। इसलिए हम आपको पहले की इन किताबों का कवर भी दिखा रहे हैं, ताकि यह बात सामने आए कि यह कितना सीरियस मामला है। भवानी रमन, राधा कुमार, वीना दास, अभिनव सेखरी, शारिब अली, इशिता चक्रवर्ती, वृंदा ग्रोवर, पूजा सतयोगी, अथेर जिया, वी गीता, शालिनी गेरा, ये वो लोग हैं जो पुलिस के काम, अदालत के फैसले, पुलिस को दिए गए कानून, बयान, कानूनों पर अंग्रेजों की मानसिकता का असर, पुलिस की बनाई फाइलों का अध्ययन करते हैं। जिन बातों को आप नजरअंदाज कर देते हैं, उन बातों को आगे पीछे की घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, विश्लेषण करते हैं कि पुलिस को हिंसा करने की छूट आखिर कहां से मिल रही है, यह ताकत कौन दे रहा है और मान्यता कौन दे रहा है, और यह कब तक चलेगा। इन शोधकर्ताओं, लेखकों के लेख के अलावा उनसे बातचीत भी है, जैसे संताना खानीकर, बिएत्रिस जॉर्गुई, संजय हजारिका, विकास नारायण राय, अब्दुल वाहिद शेख से बातचीत को शामिल किया गया है इस किताब में। मुझे लगता है कि हम सब ने पुलिस देखी है, पुलिस की गाड़ियां देखी है, पुलिस के अफसरों को देखा है, बहुतों ने उनके जैसा बनना भी चाहा है। फिल्मों में हीरो पुलिस की वर्दी में कुछ ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, जब विलन पुलिस की वर्दी पहन लेता है तो उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं रह जाती। यह सब हमने देखा है कि किस तरह फिल्मों में पुलिस की यातना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। जैसे पुलिस है तो यह सब करना उसका काम है, हम मान लेते हैं कि पुलिस डंडा नहीं चलाएगी, गोली नहीं चलाएगी, हाजत में आरोपियों को पीट पीट कर मार नहीं देगी, तो अपराध कैसे रुकेगा। वैसे अपराध रुका नहीं, लेकिन एक चीज बदल रही है, फिल्मों में पुलिस के टॉर्चर को अब नए तरीके से दिखाया जा रहा है, गलत को गलत के तरीके से दिखाया जा रहा है। कई तमिल फिल्में ऐसी आई हैं, विसारणाई, कर्णन, जय भीम, राइटर, तनाकरन, संतोष, विदुथलाई। विसारणाई में चोरी के एक मामले में पुलिस 4 मजदूरों को उठा लेती है जो बगल के पार्क में दरबान को रिश्वत देकर रहते थे। पुलिस इनके साथ टॉर्चर करती है। टॉर्चर के ऐसे दर्दनाक दृश्य हैं कि देखना मुश्किल हो जाए, लेकिन इस फिल्म का यही मकसद है कि जो आप देख नहीं सकते वही कमजोर आदमी कार्रवाई के नाम पर भुगत रहा है। वेब सीरीज है पाताल लोक और कोहरा। इसमें भी पुलिस का वो चेहरा दिखाया गया है जो हम आम तौर पर नहीं देख पाते और जिस पर हम बहस नहीं करते। तो ये सब किस लिए? इसलिए ताकि हम पुलिस के बारे में बात करें। अभी देखिए, 14 अप्रैल के आसपास डॉक्टर अंबेडकर की जयंती शानदार तरीके से मनाई जाती है। हजारों जगहों पर भाषण होते हैं, लेकिन क्या उन भाषणों में इस तरह की बातें होती हैं? अगर नहीं होती हैं तो बाबा साहब पर होने वाले कार्यक्रमों में इस पर बात होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है कि पुलिस की यातना का शिकार सबसे अधिक दलित है, आदिवासी है, लैंगिक समुदाय के लोग हैं और मुसलमान हैं। यूएपीए के तहत इन्हीं समुदायों से ज्यादातर लोग बंद किए गए और ट्रायल के इंतजार में जेलों में सड़ रहे हैं। जहां पर दलितों का अधिकार कुचला जा रहा है, मुसलमानों का अधिकार कुचला जा रहा है, वहां पर आप बात नहीं कर रहे तो फिर डॉक्टर अंबेडकर के बारे में क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली दंगों के मामले में गुलफिशा और मीरान हैदर 5 साल से जेल में हैं। इन्हें जमानत नहीं मिली और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर हो, इस पर 5 साल से बहस चल रही है। कोर्ट ने आदेश दिया। क्या बाबा साहब को मानने वाले समाज की यातना के हालात को बदले बिना उन पर कोई भी बात पूरी हो सकती है? तो होनी चाहिए। दिल्ली दंगों के मामले में गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में है। आज तक उनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई। 3 साल से जमानत की याचिका कोर्ट में अटकी पड़ी है। पिछले साल अप्रैल में गुलफिशा की कुछ कविताएं वायर ने छापी थी। अपनी कविता तारीख में गुलफिशा लिखती हैं कि वे सब भूल जाती हैं पर सिर्फ तारीख याद रह जाती है। 5 साल से गुलफिशा सुनवाई की तारीख के भंवर में कैद हैं। गिरफ्तारी के 5 साल होने पर गुलफिशा के साथियों ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए
एक अभियान शुरू किया है। इसका मतलब जनता को भी आगे आना पड़ता है। उनके साथियों ने गुलफिशा की कविताओं को पढ़कर भेजने के लिए सबसे अपील की है। 9 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच ये कविताएं प्रसारित की जाएंगी। भूल। इतिहास के इम्तिहान में सब याद कर लेती पर भूल जाती बस तारीख। अब सब जाती हूं भूल पर याद रहती है बस तारीख। 2010 में ही एक कानून बनाने का प्रस्ताव आया, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर बिल। वो आज तक नहीं बना क्योंकि सब चाहते हैं पुलिस उनके कंट्रोल में रहे। पुलिस ज्यादा कंट्रोल में तब रहेगी जब वो ज्यादा गलत काम करेगी। पहले सरकार उसके गलत काम का बचाव करेगी और फिर अपने फायदे के लिए गलत काम करवाएगी, तो यह एक चक्र बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर बाकायदा भारी भरकम दिशा निर्देश बनाए। उसी तरह एनकाउंटर को लेकर भी है, लेकिन इस्तेमाल रुका। इसका मतलब है कि जनता पुलिस को लेकर सीरियस नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि इसका शिकार केवल मुसलमान नहीं होगा, इसका शिकार हिंदू भी है और होगा। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हर पुलिस थाने में नाइट विजन वाला सीसीटीवी कैमरा लगा होगा। केवल वीडियो नहीं बल्कि बातचीत भी रिकॉर्ड की जाएगी। यह आदेश इसलिए दिया गया ताकि थाने में पिटाई ना हो और पिटाई से मौत ना हो। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? 2020 में दिल्ली में 23 साल के फैजान नाम के एक नौजवान की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं उसकी पहली लाइन फैजान से शुरू होती है। सबने वीडियो देखा था कि पुलिस के जवान फैजान को पीट रहे हैं कि वह राष्ट्रगान गाए। उसके साथ 4 और नौजवान पीटे जा रहे हैं। फैजान के मामले की जांच दिल्ली पुलिस ही करने लगी, जबकि उसी पर आरोप था। जुलाई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भम्मानी ने फैजान की मौत के मामले को दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया। क्यों? क्योंकि पुलिस ने कह दिया कि उस दिन सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा था। को नेशनल एंथम गाने के लिए बोला और उसके बाद उनको अस्पताल ले गए, लेकिन एक बेसिक मरहम पट्टी दी गई और वहाँ पे उनको बोला गया था कि ये लोग इतने ज़ख्मी है कि उनको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। और लेकिन वहाँ ना ले जाके वो लोग उन्हें एक और पुलिस स्टेशन में ले गए। जब परिवार वाले वहाँ उनके बारे में पूछने आए पुलिस स्टेशन, तो उनको बोला गया कि वो वहाँ नहीं है। और केवल अगले दिन रात में परिवार वालों को एक फ़ोन आया कि आप आके फैज़ान को ले जाइए। और जब वो उनसे मिले तो फैज़ान इतने ज़ख्मी थे, एकदम खून से लथपथ, उनके कपड़े फटे हुए थे और उसी हालत में उन्होंने उनको परिवार वालों को बताया कि उनके साथ क्या हुआ। और जब परिवार वाले उनको हॉस्पिटल लेके गए तो ये पता चला कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनकी वहाँ मौत हो गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया था पिछले साल, जिसमें 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत स्ट्रांगली बोली। पहली बात उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये भी मान लें कि फैज़ान को जब उन्होंने पुलिस हिरासत में रखा पुलिस स्टेशन में, और उनको अगर उन्होंने टॉर्चर दोबारा नहीं भी किया तो भी पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनकी देखभाल करें और मेडिकल नेग्लिजेंस ना करें। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो कि हमें याद रखना चाहिए कि ये किसकी जिम्मेदारी है कि फैज़ान की मौत हिरासत में हुई। ऐसा नहीं है कि पुलिस की यातना का शिकार केवल फैजान हो रहा है या मुसलमान हो रहा है। ऐसे लोग भी हो रहे हैं जिनके नाम सुरेश, मधुरेश, गणेश, महेश और जयेश हैं। बचा कोई भी नहीं। PUDR संस्था ने 1980 के दशक से दिल्ली शहर में हिरासत में हुई एक मौत का दस्तावेज तैयार किया है। इसकी रिपोर्ट से यही बात निकल कर आती है कि हिरासत में होने वाली ज्यादातर मौतें आम लोगों की होती हैं। रिक्शा चलाने वाले, फेरी वाले, दूसरे राज्य से आए मजदूर और गरीब लोगों। सोचिए, बेजुबान लोगों को पकड़कर थाने में पीट कर मार दिया जाता है और आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन PUDR जैसी संस्था को पड़ता होगा, तभी तो 1980 के दशक से हिरासत में होने वाली हर मौत की फैक्ट फाइंडिंग की गई है। क्या यह छोटा मोटा काम रहा होगा?
मार्च 2024 का ये वीडियो है, पुराना हो चुका है। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर कुछ नमाजियों को लात से मारने लग जाते हैं। इन्हें तब सस्पेंड कर दिया गया और कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। लेटेस्ट क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या इसके बाद ऐसी घटनाएं बंद हो गईं? नहीं हुई। मेरठ शहर के एसपी आयुष विक्रम सिंह ने चेतावनी जारी कर दी कि सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। सड़क पर आधे घंटे की नमाज पढ़ने से क्यों दिक्कत होनी चाहिए? सड़कों को 2-2 हफ्तों के लिए कांवड़ियों के लिए बंद किया जाता है, तो इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं आप समझिए और मुनव्वर फारूकी की इस अपील को ध्यान से सुनिए। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ना कोई क्रिटिसिज्म है, ये बस एक नॉर्मल दिल की बात है। कल मैंने न्यूज में पढ़ा मेरठ पुलिस ने कहा है कि ईद की नमाज रास्ते पे कोई पढ़ेगा तो उसको सजा मिलेगी, उसका पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो फेस्टिवल्स तो रास्ते पे ही हमने मनाए ना, हमने सबने। और हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत क्यों है? हमारे त्योहारों की वजह से, फेस्टिवल्स की वजह से, खाना हो, कलर्स हो, एवरीथिंग। हमारी तो फेवरेट टीमें होती थी जन्माष्टमी पे कि चेंबूर की टीम है ना सबसे बेस्ट है, ऊपर जाके हांडी तोड़ के आते लड़के। दादर में सबसे ऊंची हांडी लगती है। मुंबई पुलिस, शुक्रिया, थैंक यू मुंबई सरकार, पुलिस, क्योंकि पायदुनी पे सालों से हमीदिया मस्जिद पे तरावी होती है बाहर, पूरा रमजान 30 दिन तक। और वही उसके हमीदिया मस्जिद के बाजू में बम्बा देवी मंदिर की आरती भी उसी सड़क पे होती है, और हम तो बचपन से देखते हुए आए। तो यही पुलिस से, मेरठ पुलिस से मेरा ये है कि प्लीज, इससे तनाव पैदा होता है, थोड़ा रिकंसीडर कीजिए इस चीज को, है ना। कोई पॉलिटिकल रैली होती है, कहाँ होती है? सड़कों पे होती है। कोई वीआईपी आता है तो कौन सी सड़कें ब्लॉक होती है? हमारी सड़कें ब्लॉक होती है ना। तो और ये तो भारत के नागरिक का अधिकार भी हुआ ना कि उसका फेस्टिवल है। कुछ लोग कहेंगे कि यार नमाज मस्जिद में पढ़ो, रास्ते पे क्यों पढ़ते हो? नमाज ऐसी कोई रोड पे गाड़ी रोक के नमाज पढ़ना नहीं शुरू करता है, मस्जिद में ही नमाज होती है। लेकिन ईद की नमाज जो होती है, छुट्टी का दिन है, सुबह 8 बजे का 7 बजे का टाइम है, किसी को तकलीफ नहीं होती है। प्लस वो मस्जिद में ही होती है। जब मस्जिद फुल हो जाती है, इतने सारे लोग एक साथ नमाज पढ़ने जाते हैं, तो जब फुल हो जाती है उसके बाद एक्सटेंड होते होते गेट तक आते हैं और फिर रास्ते पे प्रबंध होता है आधा घंटा नमाज पढ़ने का। तो यही था, और ये तो हक हुआ ना, अधिकार ही हुआ सबका। मेरठ एसपी की इस चेतावनी को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने गलत बताया, मगर उन्होंने एक और बात कही। पुलिस जो है 1984 के ऑरवेलियन स्टेट की तरफ बढ़ रही है। तो ये ऑरवेलियन स्टेट क्या है? जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984। ये हिंदी में भी उपलब्ध है। जब पुलिस आपके अधिकारों को धीरे धीरे कुतरने लग जाती है और एक झटके में कुचल देती है, तो वह राज्य कैसा हो जाता होगा? कैसे स्टेट नागरिकों के सोते, जागते और नहाते वक्त में भी निगरानी करने लग जाता है, दम घुटने लग जाता है एक नागरिक का। 1949 में 1984 लिखी गई, तब से लेकर हम पुलिस को बेहतर नहीं कर पाए, बल्कि इस किताब में जो खतरे बताए गए हैं वही साकार होता दिख रहा है। आप जरूर पढ़िएगा। मोदी सरकार के मंत्री को ट्वीट करना पड़ता है पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984। तो एक किताब से दूसरी किताब यहां जुड़ गई। अगर कोई ऑरवेलियन स्टेट बनने की वकालत करता है तो बिना उससे इजाजत लिए मैं उसे मूर्ख कहना चाहूंगा। उसे पता नहीं है कि जिस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए भारत ने 150 साल संघर्ष किया, वह लोकतंत्र एक झटके में कैसे खत्म हो सकता है। नाम के लिए रह जाएगा, बाकी आप पुलिस के भय से आतंकित होकर जीवन जीते रहेंगे। पुलिस को खराब सरकार नहीं करती, जनता भी करती है। आप खुद देखिए कितने बयान आते हैं मुसलमानों के खिलाफ। पहले तो बयान आते थे, नेता बोलते थे, लेकिन अब वही भाषा पुलिस बोलती है। पुलिस के अफसर नफरती बातें बोल रहे हैं और जनता ताली बजा रही है। जनता ही इस पुलिस को राजनीतिक रूप से तैयार कर रही है कि ऐसे बोलो, ऐसे करो, जबकि वही जनता इस पुलिस के आगे तरह तरह से लाचार है और पुलिस की शिकार है। इस किताब में पुलिस के मिलिटराइजेशन की बात की गई है। पुलिस का सैन्यकरण करना क्या होता है? इस किताब की एक पंक्ति पर मेरी नजर पड़ी और मैं चाहता हूं आप भी गौर करें। दीना हित और जिनी लोकनीता लिखती हैं कि पुलिस के सैन्यकरण की जड़ में एक तरह की सांस्कृतिक हिंसा है। इसके पीछे एक तरह का विमर्श होता है जिसमें यह स्वीकार कर लिया जाता है कि किसी खास समूह के खिलाफ हिंसा सामान्य बात है। इस रूपांतरण के कारण सड़क युद्ध के मैदान में बदल जाती है, जहां तालमेल के साथ और पूरी योजनाओं के साथ हिंसा की जाती है। हमारी किताब में हम लोग बात करते हैं कि कैसे मिलिटराइजेशन ऑफ पुलिस होता है।
तो ये बात समझने वाली है कि मिलिट्री का जनरली ये माना जाता है कि बाहर से जो थ्रेट्स आते हैं किसी और देश से, तो मिलिट्री उसके लिए होती है, और पुलिस का ये रोल माना जाता है कि आपको लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम इस तरह की चीज़ें पे फोकस करना चाहिए। लेकिन हुआ ये है, और ये भी एक तरह का ब्रिटिश या कॉलोनियल लेगेसी है, कि जो मिलिट्री जो है या पैरामिलिट्री फोर्सेस भी कुछ ऐसे कानूनों के साथ, जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, वो कहीं पे भी जो मन करता है वो कर सकते हैं, किसी पे भी गोली चला सकते हैं अगर वो डिस्टर्ब एरिया होता है। तो उस स्थिति में आप ये सोचिए कि कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी हो जाता है, मतलब आपको जो भी मन करता है आप करते हैं, और उस आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता कोई। तो जब इस तरह का कल्चर बनता है, तो वो एक तरह से जो पुलिस है जब रोज़मर्रा का काम करती है, वो भी उस तरह के इम्प्यूनिटी को फिर मान लेती है कि किसी कोई ठेला वाला मिला तो उनको मार दिया, या थप्पड़ मारने लगे, या हिरासत में ले गए, से लेके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं। किसी को भी केवल एक शक की बुनियाद पे आपने उनको हिरासत में ले लिया या फिर उनके साथ एनकाउंटर कर दिया। तो ये सब चीज़ें एक तरह से ये दिखाती हैं कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि ये केवल जो है पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है वायलेंस वो लोग करते हों या मिलिट्री करती हो, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एक तरह का वाइड एक्सेप्टेंस है। हम लोग सब इस बात के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाते हैं कि इस तरह का वायलेंस क्यों होता है और क्यों हम लोग सब सपोर्ट करते हैं समाज में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कानून का राज होना चाहिए, लेकिन कानून का राज ऐसा होना चाहिए कि सब उसमें बराबर नजर आए। वो कानून जनता के लिए भी हो, जज के लिए भी हो, मुख्यमंत्री के लिए भी और पुलिस प्रमुख के लिए भी। ऐसा नहीं हो सकता कि कानून के राज के नाम पर जनता थाने में डालकर पीट पीट कर मार दी जाए। आजकल आप काफी बहस सुनते होंगे कि अंग्रेजों की मानसिकता से हम आज तक आजाद नहीं हुए। गुलामी की मानसिकता भारत की राजनीति का सबसे फालतू का पास टाइम है। फालतू इसलिए कहा कि हम गुलामी की मानसिकता को अगर समझ ही रहे होते तो जनता से लेकर मीडिया की हालत गुलामों जैसी नहीं होने देते। किसी सड़क का नाम बदल देने से गुलामी की मानसिकता नहीं मिटती। अंग्रेजी से नफरत कर लेने से गुलामी की मानसिकता नहीं बदल जाती। भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर देने से कानून के ये प्रावधान गुलामी की मानसिकता से आजाद नहीं हो जाते। कितने ही लोगों ने लिखा कि भारत की पुलिस गुलामी के समय जैसी थी, आज भी है। आप कानून का नाम बदलकर गुलामी की मानसिकता दूर कर रहे हैं, फिर भी पुलिस गुलामी के समय की मानसिकता से आजाद नहीं, किसे बेवकूफ बना रहे हैं। This becomes particularly evident when we consider a number of special laws geared towards public safety and security. Now, public safety, law and order, security is a goal of all policing because it protects everyone. And the police force, logically speaking, is directed at those who have committed a crime. But what we see now present is how, in the name of public safety, the state empowers itself to exercise violence and define who is a criminal. And it does so beyond the reach of the courtroom and the law. So by both these checks to executive power, the courtroom, the constitutional question, are overcome through a framework of special laws. This means that by using these special laws, policing, which is supposed to protect everyone, the public, has no accountability to the public. It entrenches a colonial or anti-democratic tendency within a democracy. 1902 में इंडियन पुलिस कमीशन ने कहा था कि कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस का हिंसक तरीके अपनाना पुलिस का आतंक उस समय। जरा बताइए, क्या आज ये बदल गया? इस मानसिकता से कोई नहीं लड़ रहा, खासकर वे नेता तो बिल्कुल नहीं जो दिन रात बेकार के लेक्चर देते हैं कि हमने पुलिस को गुलामी की मानसिकता से आजाद कर दिया। इस किताब के पहले 3 चैप्टर इसी निरंतरता को दिखाते हैं कि गुलामी के समय जैसा था वैसा ही आज भी चला आ रहा है। पुलिस उस समय जैसी थी, आज की पुलिस भी वैसी ही है। दीना, भवानी रमन और राधा कुमार को पढ़कर आपको समझ आ जाना चाहिए कि गुलामी की मानसिकता की फर्जी बहस चलाकर सत्ता पुलिस को अपना गुलाम रखना चाहती है।
ताकि वो अपने इशारे पर इसका इस्तेमाल कर सके, आपके साथ गुलामों जैसा बर्ताव हो जाए। जाहिर है हम पूरी किताब तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इस किताब के चैप्टर एक नागरिक के रूप में आपकी भूमिका को बदलने में मदद कर सकते हैं। यदि आप पुलिस के अफसर हैं, सिपाही हैं, दारोगा हैं, कुछ भी हैं, तो आपको भी समझ आएगा कि आपको किस लिए बदला गया और किस लिए नहीं बदला गया। आपने खुद को किस मकसद के लिए बदला। क्या वह धरती जिसे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उस पर आपकी वजह से रहना और जीना बेहतर हुआ है या बदतर हो गया। ये तस्वीरें दिसंबर 2019 की हैं, जामिया मिलिया की। नागरिकता कानून के विरोध के समय जामिया के भीतर कितनी हिंसा हुई। पुलिस लाइब्रेरी में घुस आई, दर्जनों छात्र घायल हुए, सैकड़ों की संख्या में छात्रों के खिलाफ मुकदमे हो गए। अपने चैप्टर में शारिब अली और इशिता चक्रवर्ती ने जामिया और एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी में पुलिस की मौजूदगी से लेकर उसकी हिंसा का विश्लेषण किया है। दिखाया है कि कैसे मानवाधिकार आयोग ने भी कई मामलों में वीडियो के सबूतों पर गौर नहीं किया और पुलिस की हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की। इस तरह से पुलिस का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। छात्रों ने पुलिस की हिंसा को लेकर शिकायतें तो की हैं। यह भी बताया कि किस तरह पुलिस ने उनके खिलाफ अपशब्द कहे जो नफरती सोच से भरे थे। पुलिस का यह रूप भी समझना जरूरी है। खैर, अब तो रैगिंग रोकने के नाम पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस भी नजर आ जाती है, जिसका मूल काम कुछ और होता है। उन प्रदर्शनों पर नजर रखना, उन्हें रोकने के लिए तुरंत पहुंच जाना, जिसमें वाइस चांसलर की मनमानी के खिलाफ नारे लग रहे होते हैं। उम्मीद है आप इस किताब को पढ़ेंगे यह जानने के लिए कि पुलिस कितना खतरनाक हो सकती है और पुलिस को कितना ज्यादा बेहतर किया जा सकता है। पुलिस को डराने की ताकत देना और पुलिस से बेवजह डरना दोनों ही अपने आप में बड़ी समस्या है। अविश्वास की इस खाई को केवल हम अपनी बेहतर समझ से पार कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।